हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि श्वसन है वो शरीर और वातावरण के मध्य विभिन्न गैसों मुख्य रूप से ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान है, जिससे मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप क्या बनती है, एनर्जी बनती है। फिर हम श्वसन तंत्र के भाग पढ़ रहे थे। तो श्वसन तंत्र के भाग में हमने जाना था कि नासिका है, ठीक है। नासिका जो एक जोड़ी नासा द्वारों से बनती है, ठीक है। अब नासा द्वार है वो नासिका गुहा में खुलते हैं और नासिका गुहा से अगर हम बात करें ग्रसनी से होते हुए हवा आगे की ओर प्रवेश करती है, कंठ में आती है और कंठ से हवा कहाँ आती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो इस दौरान हमने पढ़ा था कि हवा है वो नासिका गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वसनिकाएं से होते हुए कुपिकाओं में प्रवेश करती है। अब अगर अपन आगे बात करें तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फेफड़े यानी लंग्स। तो आज हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, तो आज हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, लंग्स। देखिए, मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं, जो आपको पता है कि वक्ष गुहा के दोनों ओर, नॉर्मल सी बात है, जानते होंगे आप सब, जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर संख्या में एक एक स्थित होते हैं। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर संख्या में एक एक स्थित होते हैं। अब ये जो फेफड़े हैं यानी फेफड़े वो कितने होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े कहाँ पाए जाएंगे, वक्ष गुहा। कहाँ पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। अगर अपन बोले तो कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर फेफड़े हैं वो कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। अब आगे बात की जाए, अब ये जो फेफड़े हैं इनका रंग होता है हल्का गुलाबी। फेफड़ों का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है। हल्के गुलाबी रंग के होते हैं फेफड़े, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं फेफड़े। आगे बात की जाए कि जो फेफड़े हैं इनकी आकृति अपन बोल सकते हैं त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होती है। त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होती है। फेफड़ों की आकृति त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होती है। आगे बात की जाए, जो अपने फेफड़े हैं, ये जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली उपस्थित होती है। फेफड़ों के चारों ओर क्या उपस्थित होती है, एक झिल्ली उपस्थित होती है। यह जो झिल्ली है उस झिल्ली को अपन प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। हाँ, फेफड़ों के चारों क्या होती है, एक झिल्ली उपस्थित होती है। फेफड़ों के चारों ओर क्या उपस्थित होती है, एक झिल्ली उपस्थित होती है। देखिए किस प्रकार से कि ये हमारे इस प्रकार से यहां पर श्वसनी है या श्वास नली है, ठीक है। ये बाईं श्वसनी हो गई और ये क्या हो गई, दाईं श्वसनी हो गई। अब यहां पर ये इस प्रकार से क्या है, फेफड़े हैं। यहां पर इस प्रकार से ये क्या है, फेफड़े हैं। अब देखिए आगे, अब ये जो फेफड़े हैं ना, इनके चारों फेफड़े हैं, इनके चारों एक झिल्ली पाई जाती है। इन फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, या प्लूरल झिल्ली बोल दो, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ों के मध्य, प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़ों के मध्य, प्लूरल मेम्ब्रेन
अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़े है ना, इनके मध्य देखिए, ये मान ले जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन है इस प्रकार से, और ये फेफड़े है, इनके मध्य एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है। अब ये जो इनके मध्य एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है, इस गाढ़े द्रव को क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में एक बात बता देता हूं कि प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड संहेक की तरह कार्य करते हैं। यानी प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, वो एक चिकनी झिल्ली होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? एक चिकनी झिल्ली होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन एक चिकनी झिल्ली होती है। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो चिकनी झिल्ली है, अब देखिए जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, उस समय देखिए क्या होता है कि फेफड़े हैं वो आकार में बढ़ते हैं और घटते हैं। फेफड़ों का शेप है वो बढ़ता है और घटता है। जब फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, जब फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो वो आपस में और पसलियों के साथ क्या करते हैं? घर्षण करते हैं। आपस में और पसलियों के साथ क्या करते हैं? घर्षण करते हैं। जब घर्षण करते हैं तो इस घर्षण को कम करने के लिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, वो किसका कार्य करती है? स्नेहक झिल्ली का कार्य करती है। स्नेहक झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है। तो जब फेफड़े गति करते हैं, साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं, जब फेफड़े गति करते हैं उस कंडीशन में प्लूरल मेम्ब्रेन स्नेहक का कार्य करती है, अर्थात घर्षण को कम करती है। घर्षण को क्या करती है? कम करती है। अब एक शब्द है अपने सामने स्नेहक। स्नेहक किसे कहते हैं? स्नेहक किसे कहते हैं? स्नेहक वे पदार्थ होते हैं या वे चिकने पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। स्नेहक वे चिकने पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। ठीक है। जैसे अपन बात करें तेल, ग्रीस, ठीक है, तेल है, ग्रीस है, या फिर अपन बोल दें वाहनों में डलने वाला ऑयल वगैरह वगैरह, वो सब क्या होते हैं? स्नेहक होते हैं। क्या होते हैं? स्नेहक होते हैं। अब देखिए आगे, तो अपन ने क्या पढ़ा कि फेफड़ों के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है या एक चिकनी झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है और फेफड़े हैं, उनके मध्य एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को अपन प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये प्लूरल फ्लूइड है, वो क्या करता है? फेफड़ों को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है। फेफड़ों को बाहरी आघातों से क्या रखता है? ये सुरक्षित रखता है। ठीक है। हाँ, चोट सहने की क्षमता को ये क्या करता है? विकसित करता है। आगे देखिए, अब ये जो फेफड़े हैं, इस फेफड़ों के मध्य, इन फेफड़ों में प्रवेश करती है, आपको पता है, श्वसनी। क्या प्रवेश करती है? श्वसनी। ये यहां पर इस प्रकार से देख लो, इस प्रकार से कौन सी श्वसनी होगी? बाईं श्वसनी, और ये दाईं श्वसनी। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? बाईं श्वसनी। ठीक है। और ये यहां पे क्या है? दाईं श्वसनी, बाईं श्वसनी और दाईं श्वसनी। अब आगे बात करें। अब ये जो भाग है फेफड़े का, वह भाग जहां से श्वसनी फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, ध्यान से देखना, फेफड़े का वह भाग जहां से श्वसनी फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये स्थान कौन सा है? हिल्स। हिल्स क्या है? वह स्थान जहां से श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसनी वो फेफड़ों में प्रवेश करती है, उसे अपन क्या बोलेंगे? हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। अब आगे बात की जाए, फेफड़े हैं वो स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। फेफड़े हैं वो स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। स्पंजी ऊतकों से, फेफड़े स्पंजी ऊतकों से बनते हैं। फेफड़े स्पंजी ऊतकों से बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। फेफड़े हैं वो स्पंजी ऊतकों से बनते हैं। स्पंज समझते हो ना, जिस प्रकार से बर्तन साफ करने का वो स्पंज नुमा पार्ट नहीं होता क्या, ठीक उसी प्रकार स्पंजी ऊतकों से, या अपन बोल सकते हैं वाहनों की सीट में जिस प्रकार हम स्पंजों का उपयोग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार स्पंजी ऊतकों से क्या बने हुए होते हैं? फेफड़े बने हुए होते हैं। अब देखिए, अब जब फेफड़ों में जो ये श्वसनी प्रवेश करती है, यह उत्तरोत्तर पतली पतली नलिकाओं में विभाजित
होती रहती है। उत्तरोत्तर पतली पतली नलिकाओं में यह विभाजित होती रहती है। अब ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं ये आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती हैं, आगे चलकर और पतली नलिकाओं में विभाजित होती है और ये किस में खुलती है, एक थैलेनुमा संरचना में खुलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कूपिका या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कूपिका या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। कूपिका, कूपिका या वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अब अगर बात की जाए फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है कूपिका, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है कूपिका। तो कूपिका क्या है, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कूपिका कहलाती है। याद रह जाएगा, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिका, या इसका दूसरा नाम क्या है, वायु प्रकोष्ठ। इसका दूसरा नाम क्या है, वायु प्रकोष्ठ, या इसका तीसरा नाम क्या है, एट्रियम। इसे क्या बोला जाता है, एट्रियम बोला जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिका, वायु प्रकोष्ठ या एट्रियम, कूपिका, वायु प्रकोष्ठ या एट्रियम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। एक बार दोबारा देखिए, हम पढ़ रहे हैं फेफड़े, हम क्या पढ़ रहे हैं, फेफड़े। फेफड़े हैं वो हमारे शरीर में एक जोड़ी होते हैं जो कहां स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर संख्या में एक एक फेफड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इनका रंग होता है हल्का गुलाबी, फेफड़ों का रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है। इनकी आकृति है वो त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होती है, फेफड़ों की आकृति है वो त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होती है। अब आगे बात करें, अब फेफड़ों के चारों ओर है ना एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली उपस्थित होती है, मेम्ब्रेन या झिल्ली उपस्थित होती है। उस मेम्ब्रेन को अपन प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ना वो चिकनी झिल्ली है, वो एक प्रकार की क्या है, चिकनी झिल्ली है। चिकनी झिल्ली होने के कारण जब फेफड़े गति करते हैं तो यह उनके मध्य किसका कार्य करती है, स्नेहक का कार्य करती है, यानी आपस में इनमें घर्षण को क्या करती है, कम करती है। अब आगे बात की जाए, अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है और फेफड़े हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़े हैं, इनके मध्य एक गाढ़ा द्रव खड़ा रहता है। इस गाढ़े द्रव को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है, ये जो प्लूरल फ्लूइड है वो फेफड़ों को क्या करता है, बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है, फेफड़ों को बाहरी आघातों से एवं बाहरी चोटों से क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। अब देखिए, फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों में श्वास नली, श्वास नली प्रवेश करती है। जब श्वास नली फेफड़ों में प्रवेश करती है ना तो यह दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी, दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी में विभाजित हो जाती है, दाईं श्वसनी एवं बाईं श्वसनी में विभाजित हो जाती है। जब फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करती है तो वह स्थान जहां से श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है, वह स्थान जहां से श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है, उस स्थान को अपन हिल्स बोलते हैं, उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। अब श्वसनी आगे चलकर उत्तरोत्तर और पतली नलिकाओं में विभाजित होगी, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इस प्रकार आगे चलकर श्वसनिकाएं और श्वसनिकाएं आगे चलकर कूपिका वाहिनी, कूपिका वाहिनी से वायु कूपिका प्रकोष्ठ, फिर आगे सीमांत कूपिका, फिर आगे क्या आएगा, कूपिका। इस प्रकार से आगे हवा गति करती है। तो अंत में हवा है वो कहां प्रवेश करती है, कूपिका में। कहां प्रवेश करती है, कूपिका में। ठीक है, अब ये जो कूपिका है इसे फेफड़ों की क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये जो कूपिका है वो किससे, उसे क्या बोलते हैं, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब देखिए, दोनों फेफड़ों में लगभग कूपिकाओं की संख्या, दोनों फेफड़ों में लगभग कूपिकाओं की संख्या की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में कूपिका पाई जाती है, करोड़ों की संख्या में कूपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अब यदि एक बात ये भी रोचक फैक्ट है वो कूपिका के बारे में बोला जाता है, जिसमें क्या कहा गया है कि यदि कूपिकाओं को फेफड़ों से बाहर निकालकर, यदि कूपिकाओं को फेफड़ों से बाहर निकालकर फर्श पर फैला दिया जाए, यदि कूपिकाओं को फेफड़ों से बाहर निकालकर फर्श पर फैला दिया जाए तो वो 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है वो क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। 80 मीटर स्क्वायर एरिया है वो क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगी। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। अब सुनिए,
इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, एक बात और ध्यान रखनी है कि फेफड़े हैं वो किससे बने हुए होते हैं, स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। फेफड़े हैं वो स्पंजी ऊतकों से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो अभी अभी हमने फेफड़ों के बारे में जाना। अब फेफड़ों के नीचे एक पर्देनुमा संरचना होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मध्यपट या डायफ्राम। तो अब अगला बिंदु अपना क्या रहेगा, मध्यपट या डायफ्राम। मध्यपट या डायफ्राम। देखिए अगला बिंदु है अपना मध्यपट या डायफ्राम। मध्यपट या डायफ्राम, आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूं मैं। ये तो हो गए हमारे मानव शरीर के फेफड़े। अब देखिए मेरे पास एक बोतल है जिसका पैंदा मैंने इस प्रकार से काट दिया है। ठीक है, एक बोतल है जिसका पैंदा मैंने इस प्रकार से काट दिया है और इस पैंदे को काटकर यहां पर रबर की क्या लगा दी, एक झिल्ली लगा दी। यहां पर रबर की क्या कर दी, एक झिल्ली लगा दी। अब यहां पर मैंने एक वाई आकार की नलिका ली, एक वाई आकार की नलिका ली, इस प्रकार से एक वाई आकार की नलिका ली। अब ये जो वाई आकार की नलिका है, इसके साइड का ये जो भाग है ये मैंने कोरक से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये जो पार्ट है मैंने वो कोरक से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब इस वाई आकार की नलिका के दोनों सिरों पर छोटे छोटे मैंने क्या लगा दिए, गुब्बारे लगा दिए। छोटे छोटे क्या कर दिए, गुब्बारे लगा दिए। ध्यान से देखना। अब यदि मैं इस रबर को इस प्रकार से नीचे की ओर खींचूं, इस प्रकार से नीचे की ओर खींचता हूं, देखिए अगर मैं इस रबर नुमा गुब्बारे को या ये गुब्बारे की जो झिल्ली है इसे क्या करूं, मैं नीचे की ओर खींचता हूं, तो ये गुब्बारे फूलेंगे या सिकुड़ेंगे, ये गुब्बारे फूलेंगे या सिकुड़ेंगे, ध्यान से बताओ। जब मैं इस पर्दे नुमा झिल्ली को नीचे खींचता हूं तो ये गुब्बारे फूलेंगे ना। अब इसके विपरीत यदि मैं इस गुब्बारे को ऊपर की ओर गति दूं, इस झिल्ली को मैं ऊपर की ओर गति दूं, तो ये गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे, ये गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे ना। ठीक इसी प्रकार फेफड़ों के नीचे क्या पाया जाता है, मध्यपट या डायफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मध्यपट या डायफ्राम। ठीक है, अब ये जो मध्यपट या डायफ्राम है ना, वो संकुचित होकर क्या करता है, फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करता है। देखिए कैसे। अब ये जो मध्यपट या डायफ्राम है ना, वो एक पर्देनुमा संरचना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि मध्यपट या डायफ्राम एक पर्देनुमा संरचना है। मध्यपट या डायफ्राम एक पर्देनुमा संरचना है, याद रह जाएगा। मध्यपट या डायफ्राम क्या है, एक पर्देनुमा संरचना है। अब देखिए, अब यहां पर उपस्थित होती है इंटर, ध्यान से रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, इंटर कोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स उपस्थित होती है। इन इंटरकोस्टल मसल्स की सहायता से मध्यपट है ना वो संकुचित होता है। क्या होता है, मध्यपट संकुचित होता है। अब जब मध्यपट संकुचित होता है, गौर करना इस बात पे, जब मध्यपट संकुचित होता है तो यहां पर ऋणात्मक दाब प्रवणता, क्या बोलेंगे अपन, ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसे नीचे की ओर गति होगी, जब ये नीचे की ओर गति करेगा तो फेफड़ों के अंदर का वायु दाब है वो तो कम हो जाएगा और शरीर के बाहर का या वायुमंडल का वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ये वायु दाब है वो ज्यादा हो जाएगा तो इस कम वायु दाब की पूर्ति के लिए वायुमंडल से हवा है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब हम सांस लेते हैं ना, श्वसन
या वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन समर्थ वायु ग्रहण करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि मध्य पट्टा वो नीचे की ओर गति करता है, यानी यह संकुचित होता है। यह इसमें क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और यह तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, इंटरकोस्टल मसल्स, किसके कारण, इंटरकोस्टल मसल्स के कारण यह तनाव उत्पन्न होता है। जब यह तनाव उत्पन्न होगा तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, कम, और बाह्य वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। आपको पता है हवा या वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। आपने गर्मियों के मौसम में कई बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि आज तो उमस ज्यादा है, आज तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो शाम तक कुछ आंधी या तूफान आने की संभावना है, या आज गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, वायु दाब कम है, तो क्या होगा, शाम तक या कल 1-2 दिनों में बारिश आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जिस स्थान पे दाब कम होता है उस स्थान के दाब को पूरा करने के लिए चारों ओर से हवाएं इस स्थान की ओर गति करती है, जो अपने साथ हवाएं हैं वो अपने साथ रेत लाएगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, आंधी बोलते हैं। उसके साथ ही बादल आते हैं और उन बादलों से ही क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार क्या होगा, जब फेफड़ों में ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होगी तो बाह्य वायुमंडल में जो अधिक वायु दाब है वो क्या करेगा, उससे वायु है वो कम वायु दाब की ओर गति करेगी, जिससे फेफड़े हैं वो वायु से भर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब मध्य पट्टा वो शिथिल पड़ जाएगा। अब ये मध्य पट्टा वो क्या हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, और यहाँ पे हवा क्या है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हवा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब यहाँ का दाब तो है ज्यादा और बाहर वायुमंडल यह दाब क्या है, कम। तो CO2 समर्थ वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर अर्थात वायुमंडल में वापस रिलीज हो जाएगी। यह प्रक्रिया है वो बारंबार 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 चलती रहती है, ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, दोबारा सुनो कि मध्य पट्टा वो संकुचित होता है, जिससे फेफड़ों में दाब क्या होगा, वायु का कम होगा, जिससे बाहर वायुमंडल, बाहर अधिक वायुमंडलीय दाब से हवा है वो फेफड़ों की में प्रवेश कर जाएगी। जब श्वसन क्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि फेफड़ों में, उसके बाद क्या होगा, फेफड़ों में CO2 है वो हवा, CO2 युक्त वायु क्या है, ज्यादा है, और बाहर वायु का दाब क्या है, कम। तो यहाँ का दाब ज्यादा होने के कारण हवा है वो बाहर की ओर गति करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 बिंदु और याद रख सकते हो, देखिए कैसे। नंबर 1 है निःश्वसन, और नंबर 2 उच्छ्वसन। नंबर 1 निःश्वसन और नंबर 2 उच्छ्वसन। निःश्वसन और उच्छ्वसन, देखिए निःश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन समर्थ वायु का, ऑक्सीजन समर्थ वायु का फेफड़ों में भरना, ऑक्सीजन समर्थ वायु का फेफड़ों में भरना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन समर्थ वायु का फेफड़ों में भरना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। दूसरा बिंदु क्या है, उच्छ्वसन। अगर बात करें CO2 समर्थ वायु का, CO2 समर्थ वायु का शरीर से या फेफड़ों से बाहर निकलना, फेफड़ों से बाहर निकलना क्या कहलाता है, उच्छ्वसन कहलाता है। अगर बात की जाए निःश्वसन और उच्छ्वसन का कारण क्या है, निःश्वसन और उच्छ्वसन का कारण क्या है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, शरीर में या फेफड़ों में बोल दो, फेफड़ों और वायुमंडल, फेफड़ों और वायुमंडल में दाब के आंशिक अंतर के कारण, क्या बोलेंगे, फेफड़ों व वायुमंडल, फेफड़ों व वायुमंडल में दाब के आंशिक अंतर के कारण, दाब के आंशिक अंतर के कारण, दाब के आंशिक अंतर के कारण क्या होता है, बताइए। दाब के आंशिक अंतर के कारण हवाएं हैं वो शरीर के अंदर और बाहर गति करती है, जिससे श्वसन क्रिया है वो संपादित होती है।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा है। अब आगे बात करनी है हमें श्वसन की कार्य प्रणाली, कि श्वसन है वो कैसे संपन्न होता है, श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, और श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है। और आगे बात की जाए श्वसन संबंधित कुछ गुणांक आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और श्वसन संबंधी कुछ रोग आएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सब्र बनाए रखना है, एक दिन में कोई है ना आइंस्टीन नहीं बनता, ठीक है। वही कहावत सुनी होगी आपने, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 200 घड़ा। 100 घड़ा क्या, आजकल जीएसटी लगती है, ठीक है, तो 200 घड़ा बोल देते हैं, 200 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप सब्र बनाए रखें और जुड़े रहिए हमारे इस डैफोडिल परिवार के साथ। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था, श्वसन तंत्र के भाग पढ़े थे, ठीक है। हमने जाना था कि किस प्रकार से फेफड़े हैं, कुपिका और वायुमंडल के मध्य हवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब देखिए, अब जो संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया है ना, उसे अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे, अब ये जो संपूर्ण श्वसन है ना, इसे अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 भाग कौन कौन से है, देखिए। नंबर 1 है आंतरिक श्वसन, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे हम एक साथ, ध्यान में रह जाएगा। नंबर 1 आंतरिक श्वसन, और नंबर 1 बात कर लेते हैं बाह्य श्वसन। नंबर 1 है बाह्य श्वसन और नंबर 2 आंतरिक श्वसन। नंबर 1 बाह्य श्वसन और नंबर 2 आंतरिक श्वसन। देखिए, एक बार ध्यान देना, ये इस प्रकार से मानव के फेफड़े होते हैं ना, इस प्रकार से मानव के क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो दायां फेफड़ा है, ये जो दायां फेफड़ा है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। ये 3 भागों में बंटा हुआ होता है और ये 2 भागों में बंटा हुआ होता है, ठीक है। अब ये 2 भागों में बंटा हुआ है, ये थोड़ा लंबा थोड़ा ज्यादा होता है और चौड़ा थोड़ा क्या होता है, कम होता है। और ये चौड़ा ज्यादा होता है और लंबा क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इस साइड में हार्ट होता है ना, तो हार्ट की उपस्थिति के कारण इसकी चौड़ाई थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए, अब हमने क्या जाना था, देखिए कि अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक श्वसन की, बाह्य श्वसन की। किसकी बात कर रहे हैं, बाह्य श्वसन की। तो हमने ये जाना था कि हवा है वो श्वास नलिकाओं के माध्यम से अंत में कहां पहुंचती है, कुपिका में पहुंचती है। अंत में कहां पहुंचती है, कुपिका या वायु प्रकोष्ठ में पहुंचती है। अब ये जो कुपिका या वायु प्रकोष्ठ है, इस प्रकार से देखिए, ये कुपिका है, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं ये कुपिका है। इसके चारों ओर है ना रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। इसके चारों ओर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि रुधिर वाहिकाओं में सबसे पतली वाहिका क्या होती है, केशिका होती है। सबसे पतली वाहिका क्या होती है, केशिका। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कुपिका के चारों ओर केशिकाओं का जाल होता है। कुपिकाओं के चारों ओर केशिकाओं का जाल होता है। अब ये जो केशिका है, इस केशिका के चारों ओर ये कुपिका, इसके चारों ओर केशिकाओं का जाल है। अब देखिए, इस प्रकार से इसके चारों ओर केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, ठीक है। अब यहां पर हवा है, यहां पर ऑक्सीजन समृद्ध वायु है, और ये क्या है, रुधिर वाहिकाएं जो क्या कहलाएंगी, केशिकाएं। और केशिकाएं वह वाहिकाएं होती हैं, केशिकाएं ही वह वाहिकाएं होती है जिनके माध्यम से रक्त और अन्य अंगों के मध्य विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। रक्त एवं अन्य अंगों के मध्य विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है।
ठीक है। तो वो क्या है, केशिका, यानी केशिका सबसे पतली वाहिका होती है। इसका आवरण है वो इतना महीन होता है कि कुछ पदार्थ है वो इसके अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ है वो उससे बाहर जा सकते हैं। तो रक्त के अंदर कुछ पदार्थ जो इंक्लूड होते हैं और जो कुछ पदार्थ इससे बाहर निकलते हैं वो किसके माध्यम से निकलते हैं, केशिका के माध्यम से निकलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी तो कुपिका में वायु का दाब ज्यादा है या कम है, कुपिका में वायु का दाब ज्यादा है या कम, और इस समय ये जो केशिका है इसमें दाब क्या है, कम, और इसमें क्या है, ज्यादा। इसमें दाब है ज्यादा और इसमें दाब है कम। तो कुपिका से हवा का केशिका में आना, गौर फरमाना, कुपिका से हवा का केशिका में आना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। समझ गए ना, कुपिका से हवा का केशिका में आना और केशिका से वापस हवा का कुपिका में जाना। ध्यान करना कैसे, थोड़ा सब्र रखिए। कुपिका से हवा का केशिका में आना और वापस केशिका से हवा का कुपिका में जाना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। अपन क्या बोल सकते हैं, कुपिका और केशिका के मध्य, क्या बोल सकते हैं, कुपिका और केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान, कुपिका और केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। समझ गए ना। देखिए हाँ, कुपिका और केशिका, कुपिका और केशिका के मध्य, कुपिका और केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान। अब यहां पे ये मत बोल देना CO2 का आदान प्रदान या ऑक्सीजन का आदान प्रदान, दोनों प्रकार का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। हाँ, कुपिका से ऑक्सीजन युक्त वायु है वो केशिका में जाएगी और केशिका से CO2 युक्त वायु है वो कहां जाएगी, कुपिका में जाएगी। इस पूरे के पूरे चक्कर को अपन क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब देखिए, अब गौर करो इस बात पे कि ये कुपिका थी, ठीक है, इसके चारों रुधिर वाहिकाएं थी। अब कुपिका से हवा कहां आ गई, केशिका में आ गई। कुपिका से हवा कहां आ गई, केशिका में। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन है वो किसमें मिल गई, रक्त में मिल गई। ऑक्सीजन है वो किसमें मिल गई, रक्त में मिल गई। अब रक्त इसे क्या करेगा, शरीर के प्रत्येक ऊतक या कोशिका तक पहुंचाएगा। क्या याद रखो, अब जब ऑक्सीजन युक्त वायु या ऑक्सीजन है वो रक्त में मिल गई है तो शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब ब्लड की है। तो ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका या ऊतक तक पहुंचाएगा। समझ गए। अब देखिए, अब ऊतक एवं केशिका, अपन क्या बोलते हैं, ऊतक एवं केशिका, ऊतक एवं केशिका, या अपन ये बोल सकते हैं ऊतक किससे मिलकर बनता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, कोशिकाओं से। तो अपन ये बोल सकते हैं कोशिका एवं केशिका, कोशिका एवं केशिका। कोशिका एवं केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। कोशिका एवं केशिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। याद रह जाएगा ना। अब सुनिए, अब ये जो श्वसन था, अब ये जो बाह्य श्वसन था वो किसके कारण संपन्न हुआ था, याद कीजिए, दाब के आंशिक अंतर के कारण। याद रखना है, बाह्य श्वसन का कारण दाब का आंशिक अंतर, दाब का आंशिक अंतर। बाह्य श्वसन किसके कारण संपन्न होता है, दाब के आंशिक अंतर के कारण संपन्न होता है। और यह दाब का आंशिक अंतर किनके मध्य क्रिएट होता है, किनके मध्य क्रिएट होता है दोस्तों बताइए। यह क्रिएट होता है ऊतक, सॉरी क्या बोलेंगे, कुपिका एवं केशिका, कुपिका एवं केशिका। कुपिका एवं केशिका के मध्य दाब के आंशिक अंतर के कारण बाह्य श्वसन संपन्न होता है। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब आगे बात की जाए, अब ये जो आंतरिक श्वसन है ना वो देखिए, आंतरिक श्वसन में ये केशिका है और इसके केशिका के चारों ओर क्या है, ऊतक या सेल, ऊतक या सेल है। तो यहां से धीरे धीरे, यहां से धीरे धीरे हवा है वो धीरे धीरे ऊतकों या कोशिकाओं में प्रवेश करती है। ठीक है,
जो किसके माध्यम से संपन्न होता है? विसरण के माध्यम से संपन्न होता है, विसरण के माध्यम से संपन्न होता है। समझ गए ना? हाँ, तो आंतरिक शोषण है, उसका कारण है विसरण। उसका कारण क्या है? विसरण। जब रक्त के माध्यम से या केशिका है वो सभी ऊतकों तक पहुंचती है, तो केशिका और ऊतकों के मध्य, केशिका और कोशिका के मध्य, आपको पता है कोशिका विभिन्न पदार्थों का परिवहन किस प्रकार करती है? विसरण के माध्यम से करती है या नहीं करती? किस प्रकार से करती है? विसरण के माध्यम से करती है। ठीक है, तो केशिका और ऊतकों के मध्य, केशिका और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान विसरण के कारण होगा, जिसका कारण क्या है? याद कीजिए कि ये एक सेल है। क्या है? एक सेल। और आपको पता है एक सेल यानी कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर क्या उपस्थित होती हैं? कोशिका के चारों ओर क्या उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली क्या होती है? एक प्रकार की अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली। क्या होती है? अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, जो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती। तो यहाँ पर दाब का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे किसका मतलब रहता है? विसरण का, कि धीरे धीरे विसरण के माध्यम से चयन होकर ऑक्सीजन है वो कहां पहुंचेगी? कोशिका के अंदर पहुंचेगी। याद रह जाएगा? हाँ, ये अलग बात है कि विसरण हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है, जो हम कोशिका में और डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल क्या याद रखना है कि बाह्य शोषण है वो तो कुपिका और केशिका के मध्य दाब के आंशिक अंतर के कारण गैसों का आदान प्रदान है, उसे बोलेंगे। और आंतरिक शोषण है उसे क्या है? ऊतक एवं केशिका, या अपन क्या बोलते हैं? कोशिका एवं केशिका, कोशिका एवं केशिका के मध्य विसरण के माध्यम से गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? बाह्य शोषण, आंतरिक शोषण बोलेंगे। अब देखिए यहां पर कई बार दो प्रश्न और पूछे जाते हैं। देखो, ये जो जब प्रारंभ में कुपिका, प्रारंभ में जब कुपिका ऑक्सीजन से भरी हुई है, प्रारंभ में जब कुपिका ऑक्सीजन से भरी हुई है, तो यहां का दाब होता है लगभग 100 mm पारे के दाब के बराबर, 100 mm पारे के दाब के बराबर। याद रह जाएगा ना? और इस समय केशिका में जो दाब है वो होता है 37 mm पारे के दाब के बराबर। अब देखिए यहाँ पे दाब 100 है और यहाँ पे क्या है? 37। तो यहाँ से ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? केशिका में आ जाएगी। अब यहां से ऑक्सीजन है वो कहां जाएगी? पूरे शरीर में। कहां जाएगी? पूरे शरीर में, यानी प्रत्येक कोशिका तक, और कोशिका तक जाएगी। अब कोशिका में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, तो इस ऑक्सीजन से वापस क्या बन जाएगी? CO2। और यह CO2 वापस केशिकाओं या वाहिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचेगी? फेफड़ों में। और फेफड़ों में जब यह केशिका है, फेफड़ों में ये जो केशिका है, यहां पर अब जो CO2 युक्त वायु है इसका दाब होता है 46 mm पारे के दाब के बराबर, और इस समय यहां पर दाब होता है 40 mm पारे के दाब के बराबर। CO2 की कंडीशन में 40 mm पारे के दाब के बराबर, और यहाँ पे होता है 46 mm। तो यहाँ से अधिक दाब से कम दाब की ओर, यानी 46 से 40 की ओर CO2 है वो क्या करती है? गति करती है। तो इस प्रकार कुपिका से केशिका में ऑक्सीजन, और केशिका से शरीर में ऑक्सीजन, और शरीर से क्या बनेगी? CO2, और CO2 से वापिस केशिका में CO2, और CO2 से वापिस कुपिका में CO2, और फिर शरीर से बाहर। तो यह संपूर्ण चक्र क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। ठीक है, यह संपूर्ण चक्र क्या हो जाएगा? शोषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? शोषण के भाग पढ़े हैं। शोषण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। शोषण के कितने भाग होंगे? 2 प्रकार के, एक तो बाह्य शोषण और एक आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण है वो फेफड़ों और केशिका के मध्य होता है, और आंतरिक शोषण है वो ऊतकों एवं केशिकाओं के मध्य होता है। इसका कारण है दाब का आंशिक अंतर, और इसका कारण है विसरण। दाब का आंशिक अंतर और विसरण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गैसों का परिवहन। आगे बात करते हैं गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। अब गैसों के परिवहन में प्रारंभ में हम बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन की।
किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन के परिवहन की। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। यह हीमोग्लोबिन है ना, वो एक प्रकार का पिगमेंट है या एक प्रकार का वर्णक है, जो किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। जो किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी पर पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक है। एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन है ना, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है उत्क्रमणीय परिवर्तन के माध्यम से। तो एक हीमोग्लोबिन है ना, वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर, एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन हमेशा ऑक्सो हीमोग्लोबिन के रूप में कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और यह हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का वर्णक या पिगमेंट है, जो किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। जो किस पर पाया जाता है? आरबीसी पर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी पर पाया जाने वाला एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक है। एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक है। ठीक है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। याद रह जाएगा ना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। अब बात करें 2 नंबर पे CO2 के परिवहन की। 2 नंबर पे किसकी बात करें? CO2 के परिवहन की। देखिए CO2 का परिवहन किस प्रकार का होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी प्रकार का प्रश्न है या टॉपिक से रिलेटेड कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। ठीक है। अगर ऑल ओवर आपसे सीधा पूछा जाए तो CO2 का परिवहन, तो आपको जवाब देना है CO2 है वो, उसका परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। CO2 का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है ना, रक्त का जो तरल भाग या निर्जीव भाग है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो CO2 का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। उसके अलावा CO2 का परिवहन है ना, वो 3 रूपों में होता है। CO2 का परिवहन है वो कितने रूपों में होता है? 3 रूपों में होता है। पहला रूप क्या है? प्लाज्मा में डायरेक्ट घुलकर। प्लाज्मा में घुलकर, प्लाज्मा में घुलकर है ना, लगभग 7% CO2 का परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुलकर लगभग 7% CO2 का परिवहन होता है। 2 नंबर पे बात करें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में। तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में सर्वाधिक CO2 का परिवहन होता है और लगभग 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। लगभग 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है, जो मुख्य रूप से सोडियम एवं पोटेशियम के साथ जुड़कर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे अपन मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं ना, वो, या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है, जो लगभग कितना है? कुल CO2 के परिवहन का 70% भाग है। तीसरा है कार्बोमिन यौगिकों के रूप में, कार्बोमिन यौगिकों के रूप में, कार्बोमिन यौगिकों के रूप में। तो यहां पर एक तो होता है COOH समूह है और दूसरा होता है NH समूह है, या NH2 समूह है, या NH समूह है। तो कुल मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं? NHCOOH। ये कई प्रकार के यौगिक होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? कार्बोमिन यौगिक बोलते हैं। तो कार्बोमिन यौगिकों के रूप में लगभग 23% CO2 का परिवहन होता है। कार्बोमिन यौगिकों के रूप में लगभग 23% CO2 का परिवहन होता है। क्लियर है? तो अपन ने क्या पढ़ा है
कि प्लाज्मा में घुलकर लगभग 7% CO2 का परिवहन होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% CO2 का परिवहन होता है और कार्बोमिन यौगिकों के रूप में लगभग 23% CO2 का परिवहन होता है। ध्यान में रह जाएगा। तो कुल मिला के 23 और 7 30 और 70 100, तो 100% CO2 का परिवहन हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और किसके रूप में? ऑक्सो हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। ठीक है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन यानी इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़कर ऑक्सो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और ऑक्सो हीमोग्लोबिन के रूप में किसका परिवहन होगा? ऑक्सीजन का परिवहन होगा, जो एक प्रकार का क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे हम श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार के गुणांकों एवं विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं एवं श्वसन के प्रकारों की। तब तक के लिए थैंक यू।